हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। देखिए, आज हम लोग यूपी पीसीएल से में जो 25 नंबर की सामान्य जानकारी जो आ रही है, उसका एक प्रैक्टिस सेट करेंगे, क्योंकि पेपर हमारा जहाँ तक है मिड नवंबर में होने के पूरे आसार दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए अब हम लोग उसमें बिल्कुल भी छूट नहीं देंगे। जो भी जैसा भी हम लोगों को चीज़ें मिल रही हैं, धीरे धीरे सभी चीज़ों को कवर करते चलेंगे। पर हमारा मेन फोकस सबसे पहले किस पे है? कंप्यूटर पे, क्योंकि हम अगर कंप्यूटर ही नहीं पास हुए तो बाकी आगे की चीज़ें जो है हमारे लिए बेकार हो जाएंगी। तो इसलिए हमें पहले तो कंप्यूटर पे फोकस करके कंप्यूटर में 20 नंबर निगेटिव मार्किंग करके हर हालत में बनाने ही बनाने हैं। चलिए, सामान्य जानकारी की क्लास आज स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन क्या है? राजनीति और नीतियों से व्युत्पन्न इंद्रधनुषी गठबंधन शब्द किसने दिया था? चलिए, इसके ऑप्शन देखते हैं। इसके ऑप्शन है मित्र रोमन, ए बी वाजपेयी यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी, प्रणब मुखर्जी और बराक ओबामा। ये हमसे पूछा गया राजनीति और नीतियों के व्युत्पन्न इंद्रधनुषी गठबंधन शब्द किसने दिया था? देखिए, इन सब में जो है हमारे पास एक ही अर्थशास्त्री ऐसे हैं जो सबसे बड़े हैं, वो हैं प्रणब मुखर्जी। इन्होंने ही ये जो है व्युत्पन्न इंद्रधनुषी गठबंधन शब्द का जो है प्रतिपादन किया था, या इन्होंने ही दिया था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है, जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? देखो, जो जिला न्यायाधीश होते हैं उनके जो न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है वो हमारी की जाती है किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। चलिए, देखिए इनमें से क्या है ना, इनमें से कोई भी इसकी नियुक्ति कर ही नहीं सकता है। देखो, विधि मंत्री इससे कोई मतलब नहीं होता। राष्ट्रपति हमारे जो भी हाई सुप्रीम कोर्ट के होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो होता है उसके करते हैं। और जो मुख्यमंत्री होता है, मुख्यमंत्री भी हमारे किसी भी तरीके के किसी भी न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं करता है। तो कौन करेगा? राज्यपाल। चलिए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि बक्सर की लड़ाई कब लड़ी गई थी? ठीक, देखिए पहला ऑप्शन है 1764, दूसरा है 1768, तीसरा है 1864। देखिए चौथा ऑप्शन देखते हैं क्या है। चौथा ऑप्शन है 1974। चलिए, जल्दी से आप लोग बताइए कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, इसका देखिए जल्दी से बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बक्सर की लड़ाई 1764 में लड़ी गई थी। किसके किसके बीच लड़ी गई थी? ये जल्दी से आप लोग मुझे कमेंट में बताइए, क्योंकि ये बहुत कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है। ये बहुत ही जो बेसिक सा क्वेश्चन है कि जो बक्सर का युद्ध लड़ा गया था वो 1764 में किसके किसके बीच लड़ा गया था, ये आप लोग मुझे कमेंट करके चलिए बताइए। चलिए, फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रथम विश्व युद्ध में जापान किसकी ओर से लड़ा था? चलिए, जो देखिए प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था तो उसमें जो है जापान किसकी तरफ से लड़ा था? ये लड़ा था हमारा जर्मनी के खिलाफ और यूनाइटेड किंगडम के साथ लड़ा था। अच्छा, जो प्रथम विश्व, देखिए इसका सही आंसर तो हमारा ये हो जाएगा बी वाला। चलिए, इसके साथ में ही अब हम लोगों को क्या बताना है कि प्रथम विश्व युद्ध जो है शुरुआत कब से हुई थी। ठीक, देखिए जो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत थी वो थी हमारी 28 जुलाई 1914। ये 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था। ये चला कब तक था? ये पूरे 4 साल चला। ठीक, ये पूरे 4 साल चला था। इसमें क्या था? इसमें कितने देशों ने भाग लिया था? 37 देशों ने भाग लिया था। ठीक, और इसमें जो मित्र राष्ट्र में जो थे वो कौन कौन से थे? इंग्लैंड था, जापान था, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस एवं फ्रांस शामिल थे। ठीक, और जो धुरी यानी कि जो विपरीत वाले राष्ट्र थे उसका नेतृत्व जर्मनी ने किया था। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? संसाधनों के अधिक उपयोग को लोक त्रासदी कहा जाता है, इसका प्रतिपादन किसने दिया था? चलिए, जल्दी से बताइए कि इसका प्रतिपादन किसने दिया था। ठीक, देखिए इसका जो प्रतिपादन दिया था वो दिया था गेरे हार्डिन ने दिया था। किसने दिया था? ये गेरे हार्डिन। ठीक, चलिए देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, नमक का भारी मात्रा में सेवन करने के बावजूद किस पशु को उच्च रक्तचाप नहीं होता है। चलिए इसके ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, इसके ऑप्शन क्या क्या हैं, बाघ, ऊंट, भेड़ और भैंस। आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि ये जो है, इनमें से ये जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से हमारे पास ऐसा कौन सा जानवर है जो हमारा राजस्थान में रहता है या सूखे प्रदेशों में रहता है, या ये कह सकते हैं कि ऐसी जगह पे जहाँ पे पानी कम होता है। तो कौन सा ऐसा होता है, ये होता है ऊँट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऊँट। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस हार्मोन को आपातकालिक हार्मोन कहते हैं। ठीक, देखिए जो इनमें से आपातकालिक हार्मोन होते हैं वो जो है हमारे कौन से हो जाते हैं। देखिए जो आपातकालिक हार्मोन कहे जाते हैं वो हमारे इंसुलिन होते हैं। कौन से, इंसुलिन। ठीक, तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इंसुलिन। तो चलिए याद रखिएगा कि जो आपातकालीन हार्मोन जो है हमारे कहे जाएंगे तो किसको कहा जाएगा, वो हो जाएगा हमारा इंसुलिन। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रकाश के विद्युत चुम्बकीय स्वरूप की जो खोज है वो किसने की। तो देखिए ये हमारे पास ऑप्शन है मैक्सवेल, यंग, स्नेल और न्यूटन। तो प्रकाश के विद्युत चुम्बकीय स्वरूप की खोज किसने की थी, चलिए जल्दी से बताइए आप लोग। देखिए प्रकाश के विद्युत चुम्बकीय स्वरूप की जो खोज थी वो हमारे मैक्सवेल ने की थी। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। ठीक, फिर क्वेश्चन है हमारा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन किस जीव का संरक्षण किया जाता है। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार क्वेश्चंस जो हमारे पेपर्स होते हैं उनमें पूछा जा चुका है। ठीक, और ये लैंग्वेज भी लगभग सेम रहती है, बस इसमें कभी कभार ऑप्शन को थोड़ा सा ऊपर नीचे या कई बार थोड़ा सा एक या 2 ऑप्शन को बदल देते हैं। ठीक, तो देखिए जब वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है 1972 में लागू हुआ था तो उसके अधीन जो है जो जीव को संरक्षित किया गया था वो कौन सा था, ये हिरननुमा था। कौन था, हिरननुमा। ठीक है, तो ये आप लोग जब भी कभी मिले तो कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन किस जीव का संरक्षण किया जाता है, तो किस जीव का संरक्षण किया जाता है, तो हिरननुमा का संरक्षण किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास कि हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का उदाहरण बताइए। देखिए जो हार्मोन होते हैं उसके रूप में जो है हमारा काम करता है, जो हार्मोन के रूप में कार्य करने वाला प्रोटीन होता है, तो ये प्रोटीन जो है एक ऐसा प्रोटीन होता है जो हार्मोन के रूप में काम करता है। किसके रूप में, हार्मोन के रूप में। तो देखिए ये कैसा होता है, ये ऑक्सीटोसिन होता है। क्या होता है, ऑक्सीटोसिन होता है। ये किस ऑप्शन में हमारा, ये ऑप्शन नंबर 4 में है। ठीक, तो इसका सही रूप क्या हो जाएगा, जो ऐसा प्रोटीन जो हार्मोन के रूप में काम करता है तो वो कौन होता है, ऑक्सीटोसिन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि नॉट गेट किस के द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है। नॉट गेट पूछा गया है हमसे, तो चलिए नॉट गेट जो है किसके द्वारा ये किया जा सकता है। चलिए इसके ऑप्शन देखते हैं, एकल विद्युत रोधक, एकल ट्रांजिस्टर, फिर क्या है, फिर है एकल डायोड, फिर है ऑक्सीटोसिन। देखिए ऑक्सीटोसिन तो हमें पता है, अभी हमने पीछे के क्वेश्चन में देखा, तो ये क्या होता है, ये प्रोटीन होता है, तो ये तो हो नहीं सकता। फिर हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था कि नॉट गेट किसके द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है, तो नॉट गेट की बात कर रहा है, तो ये किसके द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एकल डायोड के द्वारा। किसके द्वारा, एकल डायोड के द्वारा। ठीक है, चलिए देखिए इसको मैं जूम करके दे रहा हूँ, ये किसके द्वारा हो जाएगा, ये एकल डायोड के द्वारा हो जाएगा। चलिए जुरैसिक काल का माना गया पूरी तरह वृक्षीय फॉसिल कहाँ पाया गया है। देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ये तो नहीं कह सकते कि करंट का है या जो भी है, लेकिन ये क्वेश्चन कई बार मैंने पेपर में देखा हुआ है कि जुरैसिक काल का माना गया पूरी तरह तैयार वृक्षीय फॉसिल जो है कहाँ मिला है, तो ये हमको मिला था कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में। कहाँ मिला था, छत्तीसगढ़ में।
चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन कहाँ स्थित है? तो ये हमारा कहाँ स्थित है? राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारा कहाँ पड़ेगा? ये पड़ेगा हमारा हैदराबाद में। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, पारिस्थितिकी प्रणाली में प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं? चलिए इसके ऑप्शन देखते हैं। इसके क्या ऑप्शन दे रखे हैं? पादप, जीवाणु, महिलाएं और पुरुष। तो इसका हमसे जो ऑप्शन पूछा गया है कि इसका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा, कि क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार क्या था, कि पारिस्थितिकी प्रणाली में प्राथमिक उत्पादक कौन होता है। अच्छा, प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं पारिस्थितिकी प्रणाली में? तो देखिए जो प्राथमिक उत्पादक होते हैं पारिस्थितिकी प्रणाली में वो होते हैं पादप। क्या होते हैं? ये पादप। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पादप। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। उच्च तापमान की सहायता के लिए अंतरिक्ष यान में निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग किया जाता है? देखिए जब हम लोगों के उच्च तापमान की सहायता के लिए जो अंतरिक्ष यान है उसमें हमारा किस तरह का जो है यूज किया जाएगा, तो ये हो जाता है हमारा TI। तो चलिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो ये ऑप्शन नंबर डी का यूज किया जाता है। चलिए 16 नंबर देखते हैं। देखिए अगर आप लोगों को ये जो मैं रोज़ के रोज़ जो यहाँ पे सेट पेपर कराता हूँ, अगर आपको उसके PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का भी नाम एग्ज़ाम 91 है, और जो फ़ोटो मेरे इसके चैनल के मतलब DP पे लगी हुई है वही फ़ोटो जो है मेरे चैनल के DP पे भी लगी हुई है टेलीग्राम के। तो आप लोग एग्ज़ाम 91 डाल के भी मिल सकते हैं, या मैंने अपने जो है इसके को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है, आप डायरेक्ट लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ वो मैं सारा का सारा PDF आपको वहाँ डाल देता हूँ। आप लोग यहाँ पे पढ़ के इस PDF को डाउनलोड करके आप इसको सॉल्व करिए। आपको क्या होगा कि इससे प्रैक्टिस होगी, और जब आप लोग यहाँ पे एक बार पूरा वीडियो देख के पढ़ लेंगे तो उसके बाद में जब आप PDF डाउनलोड करके इसको करेंगे, अपने आप से सॉल्व करेंगे, तो देखिए जब आप 25 क्वेश्चन कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कंप्यूटर का ही ले लीजिए, आपने क्या किया कि 50 क्वेश्चन का पूरा PDF डाउनलोड कर लिया। आपने एक बार पहले वीडियो देखा, फिर सुबह वीडियो देख लिया, शाम को क्या किया हमने वही PDF डाउनलोड करके और उसको अपने आप से टिक करके करना चालू कर दिया। जब जैसे हमने उसको टिक करना चालू किया तो ऐसा होगा कि आप 50 क्वेश्चन जो देख चुके हैं तो हो सकता है उसमें पहले बार में 20 क्वेश्चन ही आपको पता हो, या हो सकता है 22 पता हो, 23 पता हो, या 25 पता हो। तो देखिए जब आप रोज़ के रोज़ यही काम करेंगे, एक वीडियो देखेंगे, PDF डाउनलोड करके फिर उसको जो है सॉल्व करेंगे, तो उससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस होगी, और प्रैक्टिस होने से क्या हो जाएगा कि जहाँ पे आपको पहले दिन मान लिया 23 सही हो रहे थे, धीरे धीरे करके वो 33 हो जाएंगे। तो और ये निगेटिव मार्किंग भी आप करते रहिए। जो भी आप क्वेश्चन वहाँ पे अटेम्प्ट करें तो उसमें आप ये ज़रूर देख लीजिए कि आपने 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, तो 16 में मान लीजिए 3 गलत हो गए तो हमारे पास बचे 13, और 13 में से भी 0.7 का निकाल दीजिए 0.75 को, तो हमारे पास कितना बचेगा? 12.25। ठीक, तो हमको यहाँ पे क्या है कि माइनस मार्किंग के साथ चलना है, जिससे हम लोग वहाँ पे बिल्कुल भी गलतियाँ भी हों तो भी हमारे 20 नंबर तो हमको चाहिए ही चाहिए। तो इसलिए आप लोग वीडियो देखिए और मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहाँ उसको भी ज्वाइन कीजिए, और वहाँ पे जो है सारी PDF को डाउनलोड कर करके आप उसको सॉल्व भी कीजिए। तो उससे आपकी डबल प्रैक्टिस हो जाएगी, जिससे आपको ही फ़ायदा मिलना है। इसमें देखिए मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, मैं तो बस जो PDF बनाता हूँ वो आप लोगों के लिए चैनल पे डाल देता हूँ। अब आप लोग वहाँ जाके डाउनलोड कर लीजिए। बस आप लोग, मुझे इतना पता है कि बहुत से लोग अभी भी हैं जो वहाँ पे टेलीग्राम पे तो जाते हैं, PDF डाउनलोड करके अपने पास रख लेते हैं, मेरे चैनल को वहाँ पे ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। तो देखिए ऐसा है, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं। मुझे क्या है, मैं तो अपनी PDF डाल ही रहा हूँ वहाँ, रोज़ के रोज़ मैं तो PDF डाल देता हूँ। पर अगर आप ज्वाइन कर लेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, मुझे पता चल जाएगा कि ना हाँ मेरे लोग कितने हैं, जो एग्ज़ाम 91 जो चैनल है इसकी पूरी जो फैमिली है वो कितनी है। तो जब आप लोग वहाँ पे ज्वाइन करते हैं तो मुझे एक आइडिया लग जाता है कि हाँ इतने लोग जो हैं ये पढ़ने वाले हैं और ये PDF रोज़ के रोज़ डाउनलोड करके पढ़ रहे हैं। तो एक मुझे आइडिया लग जाएगा। ऐसे मुझे कुछ नहीं पता चलता है, बस इतना पता चलता है कि हाँ लोगों ने विजिट किया, उसको व्यू किया है, उसके बाद डाउनलोड करके वो लोग ले गए। मुझे नहीं पता कि मेरे चैनल पे मेरे चाहने वाले कितने हैं और मेरी जो फैमिली है एग्ज़ाम 91 की वो कितनी बड़ी है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा। तो आप लोग उसको ज्वाइन कीजिए तो मुझे एक मेरी फैमिली बनेगी, तो वो अच्छा लगेगा थोड़ा, और मुझे भी पता चलेगा कि मेरे लोग कौन से हैं, मेरे चाहने वाले कौन कौन से हैं। चलिए, किसी पदार्थ का फोटोग्राफ लेने के लिए अपेक्षित
दासन काल किस पर निर्भर करता है? चलिए बताइए जल्दी से, किस पर निर्भर करता है? देखिए ये हमारा करता है पदार्थ की चमक पे। किस पे करता है? पदार्थ की चमक पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, लीवर किसका भरपूर स्रोत है? चलिए पहला ऑप्शन है खनिज, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है शर्करा, चौथा है वसा में घुलनशील विटामिन। चलिए देखिए जो लीवर होता है यानी कि यकृत होता है, तो ये हमारा ये क्या होता है? वसा में घुलनशील विटामिन का भरपूर स्रोत होता है। किसका होता है? वसा में घुलनशील विटामिन का भरपूर स्रोत होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, वायु की क्वालिटी बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार कण जिनके कारण महत्वपूर्ण शरीरांगों को क्षति पहुंचती है, उनका वर्णन किस रूप में किया जाता है? चलिए इसके ऑप्शन देखते हैं। इसके ऑप्शन है 2.5, 20.5, 15.5, 10.5। चलिए जल्दी से आप लोग बताइए कि इसका आंसर सही क्या होगा। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ देते हैं। वायु की क्वालिटी को बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार कण जिनके कारण महत्वपूर्ण शरीरांगों को क्षति पहुंचती है, उनका वर्णन किस रूप में किया जाता है? चलिए जल्दी से बताइए। देखिए इनका जो रूप जो होता है, इसका जो वर्णन जो है हमारा 2.5 के रूप में किया जाता है। फिर चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, अमरबेल कुस्कुटा यानी कि अमरबेल जिसका नाम कुस्कुटा भी है वो क्या है? चलिए जल्दी से बताइए कि ये क्या है। चलिए देखिए ऑप्शन देखते हैं, मरुद्भिद, मरुभिद है और परजीवी है, पूर्तिजीवी है। चलिए इसका अगला ऑप्शन देखते हैं, अधिपादप। चलिए देखिए इसका जो हमारे पास जो अमरबेल होता है ये क्या होता है? ये एक तरीके की परजीवी होती है। क्या होती है? परजीवी होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? परजीवी। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज क्या बढ़ाने के लिए स्थापित किए गए थे? ठीक, चलिए जल्दी से बताइए सेज क्या बढ़ाने के लिए स्थापित किए गए? देखिए सेज, पहले तो बताइए सेज होता क्या है? सेज होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। सेज की फुल फॉर्म क्या होती है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये जो हैं ये किस लिए किए गए थे? क्या बढ़ाने के लिए किए गए थे? तो ये विदेशी निवेश को बढ़ाने के लिए ये स्थापित किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, विदेशी निवेश को बढ़ाने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? चलिए जल्दी से बताइए कि नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है। ठीक, देखिए नाइट्रोजन जो होता है वो हमारा क्या होता है? वो प्रोटीनों का अनिवार्य घटक होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास, उपराष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य होता है। क्या ऐसा होता है कि उपराष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य हो जाएगा? ठीक, आगे संसद यानी कि सांसद यानी कि संसद सदस्य नहीं होता है। चलिए फिर एक और देखते हैं, लोकसभा का सदस्य होता है। चलिए इसका लास्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं क्या है। राज्यसभा का सदस्य होता है। चलिए अब आते हैं हम लोग इसके आंसर पे। पहले चलिए इसको जूम कर लेते हैं। तो देखिए उपराष्ट्रपति क्या होता है। चलिए तो पहले तो देखते हैं कि ये उपराष्ट्रपति के पूरी हम आपको डिफिनेशंस बताते हैं कि क्या क्या ये कर सकते हैं और क्या होता है। देखिए जो उपराष्ट्रपति होता है वो संसद के किसी भी सदन, जैसे कि राज्यसभा के, विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य ये नहीं होते हैं। ठीक है,
ये होता क्या है, ये देखो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, इसीलिए इनको क्या होता है, राज्यसभा में जो मत होता है उसमें इनको मत करने का अधिकार ही नहीं होता है। लेकिन ये क्या होते हैं, ये जब भी कभी निर्णायक मत देने की बात आती है तो ये क्या करते हैं, इनको अधिकार प्राप्त होता है कि आप निर्णायक मत दे सकते हैं। निर्णायक मत क्या होता है कि जैसे मान लीजिए 50 वोट हैं, 50 में 25 आपको मिले हैं, 25 दूसरे को मिले हैं, तो अब क्या होगा, अब निर्णायक मत चाहिए होगा कि किसी एक को तो जिताना पड़ेगा। तो ये क्या करते हैं, ये अपना निर्णायक मत दे देते हैं किसी एक पार्टी को। तो क्या हो जाता है, वो निर्णायक मत उसके पास पहुंचते ही वो एक संख्या ज़्यादा हो जाती है, तो वो मत से जीत जाते हैं और वो जो भी करना चाह रहे होते हैं या जो भी अपना बिल लाना चाह रहे होते हैं तो वो बिल आ जाता है। तो इनका ये कह सकते हैं कि जो उपराष्ट्रपति हैं वो क्या होते हैं, ये संसद के सदस्य ही नहीं होते हैं, ना तो वो किसी सदन के सदस्य होते हैं, ना ही वो लोकसभा के सदस्य होते हैं, और ना ही वो राज्यसभा के सदस्य होते हैं, और ना ही वो क्या होता है, ना ही वो किसी भी विधानमंडल के किसी सदन के सदस्य होते हैं। तो यानी कि संसद, पूरी संसद की बात कर देंगे तो संसद के अंदर सभी चीज़ें आ जाएंगी, तो वो क्या हो जाएंगे, उसके सदस्य नहीं होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। अरे ठीक, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, ठीक, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, पीतल जो है किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है। ठीक, चलिए जल्दी से इसका आंसर बताइए। ठीक, देखिए जो पीतल होता है, ये अगर इससे पूछा किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगीन हो जाएगी, तो ये जो होता है हाइड्रोजनित वेफर, यानी कि जब हाइड्रोजन के संपर्क में पीतल जो है ज़्यादा रहता है तो वो क्या होता है, वायु में रंगीन हो जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजनित वेफर में रहने की वजह से वो वायु में रंगीन हो जाता है। फिर लिखा है क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 24 है कि मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक आंतरित किया जाता है। ठीक है, एक सेकंड, हाँ आप ठीक, मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति के से दूसरे व्यक्ति तक आंतरित किया जाता है। चलिए जल्दी से इसका आंसर बताइए। ठीक, देखिए ये होता है एनाफिलीज मच्छर जो होता है उसके काटने से हमारा मलेरिया होता है। तो जो अब मान लीजिए एनाफिलीज मच्छर ने आपको काटा, आपको मलेरिया होगा, अब वो किसी दूसरे को काटेगा तो उसको भी मलेरिया हो जाएगा। तो किसके द्वारा ये फैलता है, एनाफिलीज मच्छर के द्वारा। अब ये पूछा है कि किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक आंतरित किया जाता है। तब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक की वो ये छुआछूत की तो बीमारी है नहीं, लेकिन यहाँ पर उनका कहने का मतलब था कि किस मच्छर से, जैसे मान लीजिए एनाफिलीज मच्छर ने जो है मुझे काटा सॉरी, और आपको भी काटा, तो दोनों लोग जो क्या हो जाएंगे, वो मलेरिया से पीड़ित हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 है विगत में सेवा क्षेत्र के अंशदान से सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी के सही विकल्प का चयन कीजिए। याद रखिएगा, विगत में सेवा क्षेत्र के अंशदान से। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर, इसमें ऑप्शन नंबर 1 क्या है, वर्ष 1950-51 में जीडीपी 34.63%, वर्ष 2011-12 में जीडीपी 57%, वर्ष 2000 से 2001 में जीडीपी 65.54%, और वर्ष 1980 से 81 में जीडीपी 50%। हमसे ये पूछा गया है, तो चलिए जल्दी से इसके आंसर को बताते हैं क्या है। देखिए ये जो आंसर है हमारा, ये हो जाएगा 2000 से 2001 में जीडीपी जो थी वो 65.54% से बताई गई थी। किससे, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वर्ष 2000 से 2001 में जीडीपी 65.54% थी। ठीक, देखिए आज हम लोगों ने कंप्यूटर के अलावा जो भी हमारा यूपीपीसीएल में एक पोर्शन आना है जीएस का, यानी कि देखिए जीएस का मतलब है जनरल स्टडी का। जनरल स्टडी के यहाँ पे जो भी 25 क्वेश्चन आने हैं, देखिए हम लोगों के पास क्या क्या है। देखिए आप जैसे एक बार को आप मान लीजिए कि आपके पास इंग्लिश का पोर्शन अच्छा नहीं है, तो आप किसको पकड़ेंगे, हिंदी को पकड़ेंगे।
फिर रीजनिंग को पकड़ेंगे और मैथ इसको हिंदी को पकड़े जीएस को पकड़ेंगे। देखिए यही 3 पोर्शन अगर आप सही से पकड़ लिए तो भी आपका एग्जाम निकल जाना ये 100% है। आप हिंदी में 55 क्वेश्चन में आप कोशिश करिए कि आपको 50 क्वेश्चन सही करने हैं। रीजनिंग में 45 में कोशिश करिए कि 45 के 45 सही हैं, क्योंकि रीजनिंग में आप 45 में 45 मार सकते हैं। देखिए यहाँ पे 100 में आपको पास 90 नंबर तो आपको बनाने ही बनाने हैं। अगर आप यहाँ से 90 नंबर बनाते हैं तो आप मान के चलिए कि जीएस में 25 क्वेश्चन में अगर आप 15 भी सही कर लेते हो तो 90 और 15 कितने हो गए, 105 हो गए। अब इंग्लिश में 55 क्वेश्चन में आप मान लीजिए कि आपको बिल्कुल भी नहीं आती, तो आपने क्या किया कि 10 क्वेश्चन तो आपको आते हैं, 10 तो वो लगा लिए। मान लीजिए बचे 45 क्वेश्चन, 45 में आपने कुछ थोड़े से आपको जो है डाउटफुल वाले वो भी लगा दिए, तो उनमें क्या हुआ 50% वो सही हो गया। तो मान लीजिए कि इंग्लिश में आपको टोटल 55 क्वेश्चन में आपको 20 नंबर मिल गए। तो आपके पास थे कितने, 105। अब कितने मिल गए, 20 नंबर, तो कितने हो जाएंगे, 125। अब मान लीजिए कि 125 नंबर आपको मिल रहे हैं, तो ये बताइए कि 125 नंबर में आप किसी भी जोन बता रहे हैं, किसी भी कैटेगरी के क्या आपको इसको क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। हर कैटेगरी की आप जो है मेरिट को क्वालिफाई करेंगे। तो इसलिए बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए कि आपको इंग्लिश नहीं आती, आपसे एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। आप सिर्फ हिंदी, रीजनिंग और जीएस इसकी दम पे भी ये एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं, लेकिन हमें उससे सबसे पहले हमें कंप्यूटर पास होना बहुत ज़रूरी है। अगर कंप्यूटर में आपके 20 नंबर नहीं आते हैं तो आप कंप्यूटर ही फेल, तो आपकी आगे की सारी मेहनत बेकार। ठीक है, तो आप लोग कंप्यूटर का रोज़ क्लास देखिए और पीडीएफ डाउनलोड करके उसको सॉल्व भी कीजिए। और हो सके तो आप कमेंट में ये ज़रूर बताइए कि आपको इसमें कितने आपने नंबर प्राप्त किए हैं। जैसे अगर आप 50 नंबर का पेपर हो तो आप उसमें ज़रूर बताया करिए कि 25/50 मतलब 20/50, 21/50, इस तरीके से। आप जैसे मान लीजिए आपके 23 नंबर आए हैं 50 में, तो आपने क्या किया, आप कमेंट में मुझे ऐसे लिख के भेज सकते हैं 23/50, तो मुझे पता चल जाएगा कि जिसने भी ये कमेंट किया उसके 23 हैं। मान लीजिए किसी के यहाँ पे 32 भी हो सकते हैं, तो 32/50 लिख दीजिए। तो यहाँ से मुझे एक अंदाज़ा लग जाएगा कि हाँ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चे उसमें आगे जा रहे हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए और पीडीएफ डाउनलोड करके पेपर को सॉल्व ज़रूर कीजिए। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।